सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय की प्रश्न बैंक को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न बैंक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, साथ ही हमारे शिक्षकों के लिए भी सहयोगी होगी, जिससे वो विद्यार्थियों को आसानी से स्पष्ट कर सकेंगे। और जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न बैंक को देखकर, पढ़कर या समझना चाहें तो उनके लिए भी यह उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। कक्षा 9वीं के इस प्रश्न बैंक के लिए मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी विषय का यह प्रश्न बैंक जो है, इससे ही वार्षिक परीक्षा के लगभग सभी प्रश्न आने वाले हैं। इक्का दुक्का प्रश्न हो सकता है कि इधर उधर से हो जाएं, अन्यथा पूरे प्रश्न पूरी तरह से ये उम्मीद है कि इसी प्रश्न बैंक से निर्मित होंगे, क्योंकि यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2020-21 के लिए जारी किया गया है। तो कक्षा 9वीं और 11वीं के जो प्रश्न बैंक हैं उनमें तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि लोक शिक्षण ने जो प्रश्न बैंक जारी की है उन प्रश्न बैंकों से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने की बेहद संभावना है। लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ, ना ही मैं अपनी तरफ से मैं कह सकूंगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्न जो जारी प्रश्न बैंक उससे आएंगे। उससे हट के बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन 9वीं और 11वीं के लिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त तो करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न है वार्षिक परीक्षा के वो इसी प्रश्न बैंक से आएंगे। और इन प्रश्न बैंकों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी वार्षिक परीक्षा में बेहद अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के इस प्रश्न बैंक को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। क्योंकि प्रश्न बैंक का पूरा वीडियो आप सभी ने बहुत सारे मैसेज डाले कि आप एक वीडियो बना दें जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी, तो उस अनुरोध पर मैं ये वीडियो निर्मित कर रहा हूँ। इस वीडियो, चूंकि हमने पूर्व में भी प्रश्न बैंक के 2 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के, तो वो वीडियो भी लंबे हैं, लगभग 1 घंटे के हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार में भले ही पूरा वीडियो ना देख पाएं, लेकिन अगर आप 15-15 मिनट के अंतराल से 15 मिनट आप एक दिन देखें, 15 मिनट अगले दिन देखें, 15 मिनट अगले दिन देखें, तो 4 दिन में 1 घंटे का पूरा वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। और पीडीएफ कॉपी आपको मिल गई होगी। यदि पीडीएफ कॉपी नहीं मिली तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे तो हम वहां उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक ब्लॉग है alleboard.blogspot.com, जो अक्सर हम इसमें लिखते हैं, अंत में वीडियो के अंत में लिखते हैं। तो आप उस वेबसाइट पर जाकर बड़े आसानी से सारे मैंने प्रयास किया है कि जितने भी प्रश्न बैंक हैं, ब्लूप्रिंट हैं या अन्य स्टडी मटेरियल है जो पीडीएफ फॉर्म में होगा, वो हम आपको उस पोस्ट पर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम कक्षा 9वीं के इस प्रश्न बैंक और इस पर आधारित उत्तरों को संक्षेप में शीघ्रता से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है, ये कक्षा 9वीं के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है उस प्रश्न बैंक के साथ जो ब्लूप्रिंट है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट की खासियत है कि ये प्राथमिकता के क्रम पर आधारित है। प्राथमिकता के क्रम से आशय ये है कि आपको सबसे पहले ये ए पोर्शन, फिर बी और सी और डी, इन पोर्शन को आप क्रम से यदि तैयार करेंगे तो आप आसानी से प्रश्न बैंक के पूरे जो उत्तर हैं उनको आसानी से समझ सकेंगे। तो इस प्रश्न बैंक का सेक्शन ए है, उसमें फिर सरल क्रमांक A1, A2, A3, A4 और A5 दिए हुए हैं। सेक्शन बी, जो सेक्शन ए है, वो ब्रिज कोर्स से संबंधित है, ये 30 अंक का है। ब्रिज कोर्स के बारे में हमने आपको पहले से ही बताया है, पूर्व में भी अवगत कराया है कि हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में कक्षा 9वीं में एक ब्रिज कोर्स नाम से एक पाठ्यक्रम चलता है, जो आपकी जितनी भी पुस्तकें उनसे अलग हटके है। तो ब्रिज कोर्स का जो मटेरियल है या जो पढ़ने की सामग्री है वो या तो आपको इस प्रश्न बैंक में मिलेगी, या फिर ब्रिज कोर्स की अलग से जो पुस्तकें आती हैं, वर्कबुक इत्यादि, वो आप अपने विद्यालय के शिक्षकों से प्राप्त कर लें, शिक्षकों से मांग लें, तो वो आपको उनसे प्राप्त हो जाएगी। तो ये 30 अंक का पूरा जो पोर्शन है ये ब्रिज कोर्स से संबंधित है, और ये ब्रिज कोर्स से ही आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो ब्रिज कोर्स के लिए भी आप इस पूरी की पूरी प्रश्न बैंक का अध्ययन अच्छे से करें तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये बेहद सरल होता है। ब्रिज कोर्स, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, ब्रिज माने पुल और कोर्स माने पाठ्यक्रम, तो एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कक्षा 8वीं को 9वीं से जोड़ता है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, यदि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आपको अच्छे से आता है अंग्रेजी, तो आप ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
और जो आपका कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है ये 100 अंक का होगा, 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। तो ये पोर्शन जो ब्रिज कोर्स से संबंधित है, तो ब्रिज कोर्स के क्या क्या प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न होंगे, आगे हम बताते हैं। जो बी पोर्शन है वो रीडिंग से संबंधित है। रीडिंग मीन्स पढ़ना। तो अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2 और फॉर्मल लेटर 1 आउट ऑफ 2, 2 लेटर दिए जाएंगे, औपचारिक पत्र होंगे, वो 2 पत्र दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। और अगर हम सी की बात करें तो ये सी जो पोर्शन है और डी पोर्शन है, तो इसमें से भी जो प्रश्न आएंगे तो सी पोर्शन में C1, C2, C3, C4 व C5 है, और डी पोर्शन में D1, D2, D3, D4, D5 और D6 है। तो इतना पोर्शन है, इसी क्रम में आगे दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमने प्राथमिकता का क्रम और ब्लूप्रिंट को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि फॉर्मल माने औपचारिक लेटर, अनौपचारिक पत्र, ऐसे राइटिंग मीन्स निबंध, निबंध 4 दिए जाएंगे, 4 में से कोई सा भी एक करना है। नोट मेकिंग आपके लिए आएगा, नोट मेकिंग एंड समरी। ट्रांसलेशन, ग्रामर के पोर्शन में केवल ट्रांसलेशन आपके इसमें सम्मिलित हुआ है, तो आप ट्रांसलेशन को केवल अच्छे से तैयार कर लें। लिखा हुआ 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। तो ट्रांसलेशन के अलावा क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, तो ये लास्ट में दिए हुए हैं, जिनको आगे हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अंग्रेजी में शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए की बात करें, ये ब्रिजकोड से संबंधित लिखा हुआ है। ब्रिजकोड रीडिंग कम्प्रीहेंसिव, 2 पैसेज मल्टीप्लाई 5 मार्क्स इक्वल टू 10। तो 2 पैसेज दिए हैं, प्रत्येक पैसेज 5 अंक का है, अनसीन पैसेज, और वो दोनों 10 नंबर के हो गए। तो लिखा हुआ है कि इसके लिए 20 अंक आवंटित है, जिनमें 4 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। प्रत्येक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होती है। विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बहुत आसान एवं स्कोरिंग है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है। तो सेक्शन ए में ब्रिज कोर्स के 2 अनसीन पैसेज दिए गए हैं, तो अनसीन पैसेज 1 और 2। तो अनसीन पैसेज क्या है इसको देखते हैं। अनसीन पैसेज मीन्स ये पैसेज इस तरह का एक पूरा लिखा रहता है, और आपको इसको पढ़ना है, और इसको पढ़ के आपको इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसके उत्तर देना है। तो हम पैसेज 1 को पढ़ते हैं, आप भी इसको सुन लें, देख लें, कागज कलम कॉपी कलम लेके बैठा करें। जब भी हमारे जो वीडियो हैं, कौन से वीडियो जो प्रश्न बैंक से संबंधित हैं, उन सभी वीडियो को देखने से पहले आप कागज कलम लेके साथ में रख के बैठेंगे और फिर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पैसेज 1 की बात कर लेते हैं। वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर। इसका तात्पर्य यह है कि वी लिव इन ए सिटी और विलेज, हम गांव किसी शहर या गांव में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, हम अपने घर या स्कूल के आसपास बिल्कुल साफ सफाई या स्वच्छता रखना चाहिए हमको। और गार्बेज मीन्स जो कूड़ा करकट है, गार्बेज शुड नॉट थ्रोन हेयर एंड देयर, कूड़े करकट को, कागज इत्यादि को कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, इसको केवल डस्टबिन आपके पास आप समझ गए होंगे जहाँ जिसमें कूड़ा इकट्ठा करते हैं, डिब्बे बड़े बॉक्स होते हैं, उनमें डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस आवर सराउंडिंग बिकम डर्टी, यदि हम अपने कूड़ा करकट को कहीं भी चारों तरफ फेंकेंगे तो सब कुछ गंदा दिखेगा। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमको प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमको जूट मीन्स वो कपड़े जैसा जो बैग रहते हैं उनके या कागज को उपयोग करना चाहिए पॉलीथीन की जगह पे, प्लास्टिक की जगह पे। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, हमको पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप इट हेल्दी, जो पेड़ पौधे होते हैं आप घर में गमलों में लगा सकते हैं, यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप थोड़े से बड़े फलदार अच्छे पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये पैसेज का एक मोटा मोटा अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गए, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को ही आपको तैयार करना, वो पैसेज है जो 4 पैसेज दिए गए वो 100% उनमें से 1 या 2 पैसेज आपके आने वाले हैं 100%। तो इन पैसेज को आप अच्छे से तैयार करें, इनके प्रश्नों को तैयार करें तो आप 100% बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और इस वीडियो को यदि आप एक बार पूरा अच्छे से समझ लें, देख लें, 2 बार देख लें, तो मैं समझता हूं कि आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ वहाँ भटकने की, किसी भी गाइड कॉपी कुंजी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें।
और आपके पास PDF कॉपी, आप उससे याद कर लें, ठीक है। देखने और समझने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो से आपको सहयोग मिलेगा, इसके लिए ये वीडियो निर्मित किया है। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन, मीन्स हमें साफ स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, बी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसी में उत्तर छुपा हुआ था। वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, कहाँ गार्बेज माने कूड़ा करकट कहाँ रखना चाहिए, तो डस्टबिन में। तो गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, लोगों को प्लास्टिक के जो अपनी पॉलीथीन वगैरह रहती हैं इनकी जगह पे आकर किस में सामान लाना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। तो उत्तर है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का उत्तर हुआ, उसी में मिल जाएगा अंतिम पैसेज में, उसी से छांट के यहाँ लिखा गया, निकाल के लिखा गया है। पीपल शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अगला है, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए। तो इसलिए लगाने चाहिए कि हमारा सराउंडिंग अच्छा हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। तो आंसर है बी नीड टू प्लांट ट्रीज बिकॉज दे मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है, गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें एक ये इस तरह का एक ग्रामेटिकल प्रश्न इसमें से पैसेज में से आया है कि अगली का अपोजिट बताइए। तो अगली माने होता है वैसे गंदा, गंदा या खराब। तो गंदे का हुआ अच्छा, तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल। गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, तो इसका उल्टा हुआ क्या, ब्यूटीफुल। तो एक पैसेज आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा, उस पैसेज में जो प्रश्न दिए उनको देखा और इनके उत्तरों को देखा। बस इसी तरह से आपको अगले कुछ पैसेज में करना है। तो चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पैसेज 2 है, वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट। एक दिन एक व्यक्ति एक रेगिस्तान, खाली रेगिस्तान ऐसी जगह होती है जहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर रहते हैं, रेत बालू या गर्म रहता है ज़्यादातर, क्योंकि पूरा इलाका ड्राई रहता है, पानी नहीं रहता वहाँ, तो उसको कहते हैं डेजर्ट। इंडिया में भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान में एक जगह है थार, तो थार का डेजर्ट इंडिया में एक बड़ा डेजर्ट है, एक बहुत बड़े इलाके में फैला रहता है। जो रेगिस्तान है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके कई ज़िले मिलकर 3 4 5 ज़िले मिलकर भी कोई एक बड़ा बिल्कुल सूखा इलाका रहता है, ड्राई, जहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर रहते हैं, पानी की बहुत कमी रहती है, उसको डेजर्ट कहते हैं। दुनिया की बात करें तो सहारा मरुस्थल, इसके अलावा कालाहारी का मरुस्थल, ये आपने सुने होंगे, गोबी का मरुस्थल, ये नाम है, स्थान के नाम है। जैसे इंडिया के मरुस्थल जो राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बीच में है, उस मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। तो चलिए अब आगे इसको समझते हैं। वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, आफ्टर सम टाइम ही बिकेम thirsty, he found a tree nearby, he sat under the tree. Oh, there is no water anywhere, he thought. Suddenly a tumbler full of cold water came in front of him. The traveler was happy and drank the water. After a few minutes, the traveler thought, "Oh, I have nothing to eat." मैंने कुछ नहीं खाया। Suddenly, a basket full of fruit appeared before him. The traveler ate happily. He thanked the tree. He thanked the tree and continued his journey. तो ये एक बड़ा रोचक पैसेज है पूरा कि एक दिन एक आदमी एक रेगिस्तानी इलाके में जा रहा था, वॉक कर रहा था, जा रहा था, और कुछ समय बाद उसको प्यास लगी, उसको थकावट और प्यास लगने लगी। तो उसने अपने आसपास एक छोटा सा पेड़ देखा और वो उसके नीचे बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, और जैसे ही उसने सोचा ऐसे ही उसके सामने बिल्कुल ठंडा पानी आ गया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उस पानी को पिया, बहुत प्रसन्न हुआ और उस पानी को पिया। कुछ देर बाद वह, आफ्टर फ्यू मिनट ही द ट्रेवलर थॉट, कुछ समय बाद वो सोचने लगा, जो यात्री था, मुसाफिर था, कि अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। तभी उसके सामने एक बास्केट आ गया जिसमें खूब फल भरे हुए थे, और सोचने से पहले ही वो आ गए, उसने उनको खाया।
और ट्रेवलर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने उस पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज में आपको पता है कि इससे ही प्रश्न बनेंगे, तो इससे 5 प्रश्न बने इस पूरे पैसेज से। ये नीचे लिखे हुए उनके उत्तर नीचे लिखे, तो चलिए इनको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, वेयर बाय द मैन वॉकिंग, मनुष्य जो एक व्यक्ति था वो कहाँ जा रहा था। तो द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान या मरुस्थल से वो जा रहा था। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या आसपास क्या फाइंड किया, क्या मिला उसको आसपास। तो ही फाउंड ए ट्री नियर बाई, उसको अपने पास में एक पेड़ दिखा। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए ट्यूबलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, तो ट्रेवलर ठंडे पानी को भरे हुए ठंडे पानी के बास्केट को देखकर, बाल्टी को देखकर उसको क्या कैसा महसूस हुआ। तो द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, उस ट्रेवलर जो यात्री था वह खुश हुआ और उसने पानी को पिया। हु गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर था यात्री था उसको फ्रूट किसने दिए। तो वो पेड़ नहीं दिए है, पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे सोच रहा था। तो द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। अंतिम था, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पिटी फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में एक जगह शब्द आया इम्पिटी, तो इम्पिटी का हमको विपरीत लिखना है। जैसे आप हिंदी में विलोम आर्थी या विलोम शब्द पढ़ते हो, तो बस अपोजिट मीन्स विलोम। तो विलोम इम्पिटी माने क्या हुआ, इम्पिटी माने होता है वैसे खाली, और हमको इस इम्पिटी का क्या लिखना है, विलोम। तो इम्पिटी का खाली का विलोम हुआ भरा, तो भरा क्या हुआ, फुल, तो लिखा फुल। तो राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पिटी फ्रॉम द पैसेज, तो इसका सही आंसर क्या है, फुल। तो चलिए ये हमारा दूसरा पैसेज हो गया। ये 5-5 अंक के हैं, जो 5 प्रश्न दिए तो 5-5 अंक के हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, इसको पढ़ लें, सुन लें, देख लें, ठीक है, और नोट भी कर लें। चलिए पैसेज 3 की बात करते हैं कि ये पैसेज क्या है। इस पैसेज में भी 5 प्रश्न हैं, 5 के उत्तर हैं। चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर होने लगेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा फिर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियो भले ही हमारा 1 घंटे का हो, लेकिन आप 15-20 मिनट एक बार में वीडियो देखें, समझें, और जब भी देखें, सुने, समझें, तब कागज़ कलम साथ में रख के बैठें और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें। और साथ ही जो पीडीएफ है उस पीडीएफ कॉपी यदि आपके पास हो तो बहुत बेहतर है, नहीं भी है तो आप इस वीडियो की पूरी तरह से सहायता ले सकते हैं। अन्यथा जो आपकी पीडीएफ कॉपी हैं वो भी आपकी 30-40 रुपये से कम 50 रुपये तक हो सकता है। प्रिंट आउट आप निकलवाएं तो 50 रुपये की मिलेगी। अगर आपने 5 या 6 विषयों की निकलवाई 300 रुपये तो आपके ऐसे ही खर्च हो गए। तो फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल खरीद लें या प्रिंट आउट निकलवा लें। हो सकता है आपके विद्यालय में शिक्षक आपका सहयोग कर दें तो कुछ चीज़ें आपको उनसे प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 विद्यार्थी मिलके एक पीडीएफ प्रिंट आउट करा लें, कुछ बच्चे प्रिंट आउट करा लें, कुछ स्टूडेंट प्रिंट आउट करा लें, आपस में बदल लें। वीडियो को केवल मदद के लिए हमने बनाया कि ताकि आपको समझ ना आए तो उनको आप समझ सकते हैं। और यदि आप नियमित स्कूल जाते हैं, आपके विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो बहुत ही अच्छा है, तब तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। और अपने शिक्षक की मदद अवश्य लें, शिक्षक आपको काफ़ी अच्छे से सहयोग करके ये इसको क्लियर करा देंगे। यदि आपको इन तीनों जगह से मदद नहीं मिलती तो फिर आप इस वीडियो की मदद से आप पढ़ सकते हैं। चलिए पैसेज 3 की बात करते हैं। ललिता sowed some tomato seeds in his garden, तो ललिता ने कुछ जो टमाटर के बीज थे, टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, अपने गार्डन में कुछ टमाटर के बीज बोए। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट, सीड से छोटे छोटे पौधे कुछ दिन बाद निकले। द सीड्स ग्रीव लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। ही रिमूव्ड एवरी वीड, ही नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट्स, तो उसने जितने आसपास जो पौधे जहाँ बोए थे तो जितनी खरपतवार थी उसको उसने उखाड़ दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, उसने जो पौधे लगाए उनके आसपास उसने किसी भी कीट इत्यादि को भी नहीं आने दिया। व्हेन द डेज वेयर हॉट, जब दिन गर्म हो जाता, सी वाटर्ड द प्लांट्स, तब वो अपने पौधों में पानी डालती, पानी लगा देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उसने अपने पौधों को खाद भी दी, कंपोस्ट खाद होती है
तो उस कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती है और गोबर पत्ती इत्यादि जो रहते हैं उनकी जो खाद है, खाद बन जाती है। आपने देखा होगा गांव में तो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है और ये सब खरपतवार है, ये सब एक जगह डाल दिया जाता है और अपने आप वो कुछ समय बाद जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा वो एक अच्छी खाद में बदल जाता है। तो सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, पौधों में बढ़िया खाद लगाई। द फ्लावर्स ग्रीव एंड बिकम बिग, वो उसमें अच्छे बड़े फ्लावर भी आने लगे। द टिनी ग्रीन टोमेटो बिकम बिगेन टू शो, कुछ समय बाद जो फ्लावर बड़े बड़े अच्छे से फूल जो टमाटर के पौधों में लग गए, उसके बाद वो छोटे छोटे हरे टमाटरों में वो बदलने लगे, छोटे छोटे टमाटर देखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली, ललिता और उसकी बहन रोज अपने जो टमाटर के पौधे थे उनमें पानी लगाती थी, पानी डालती थी। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट, कुछ समय बाद पौधों में जो टमाटर के पौधे थे उनमें खूब बड़े बड़े अच्छे सुंदर से टमाटर लग गए। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, उनके पिता ने कहा कि ये इससे सुंदर और बढ़िया टमाटर हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। आई हैव एवर सीन। द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी, यह सुनकर जो बहनें थीं, दोनों बहनें ललिता और उसकी छोटी सिस्टर दोनों बहुत खुश हुए। तो ये एक पैसेज हुआ और इस पैसेज में ये नीचे 5 प्रश्न दिए, निश्चित तौर पे 5 अंक के होंगे और नीचे 5 को उत्तर दिए। तो आप यदि इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, हमने अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। नीचे प्रश्न है फिर उत्तर है। तो प्रश्न पहला हुआ, व्हाट डिड ललिता सोन इन हर गार्डन, ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया। व्हाई डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। तो इसका प्रश्न देखो यहीं से बना था, ये उत्तर हो गया, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। तो प्रश्न ये था और उत्तर देखो ये इसी लाइन में मिल गया। तो इसी का प्रश्न बना दिया कि ललिता ने क्या बोया। तो ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या उखाड़ दिया, क्या हटाया उसने अपने गार्डन से। तो देखो अगली लाइन में ही ये उत्तर है, सी रिमूव्ड एवरी वीड्स, वीड्स माने खरपतवार। तो लिखा सी रिमूव्ड एवरी वीड्स, उसने जितनी भी खरपतवार था, छोटे छोटे अन्य पौधे रहते हैं जिनको हम नहीं बोते, अपने आप उगाते हैं, तो खरपतवार थे तो उसको उसने उखाड़ दिया। अगला है, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने पौधों के अंडर क्या क्या डाला, उसने पौधों में क्या डाला। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, रिमूव के बाद उसने वास्तव में कंपोस्ट डाला था। तो ये लिखा सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। तो अंडर द प्लांट्स, ये लाइन देखो मैच हो रही है, अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ लिखा अंडर द प्लांट्स, इसका मतलब सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। तो ऐसे आप उत्तर उसी में से ढूंढ लेंगे, जो पैसेज दिया है उसमें प्रश्न दिया रहता है तो उससे मैच हो जाता है, बहुत सारे प्रश्न के जो लाइनें रहती हैं वो उत्तर से मैच करती हैं। तो देखो सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, तो ये मैच कर रहा था। अगला था, हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव, सॉरी, प्रश्न था व्हाई डिड हर फादर से, देखो उसके पिता ने क्या कहा। तो देखो ये हर फादर से, तो आपको उत्तर कैसे ढूंढ सकते हो, तो फादर से, तो देखो ये लिखा हर फादर सेड, तो ये लिखा पिता ने, यहाँ लिखा क्या कहा, तो पिता ने क्या कहा, हर फादर सेड, तो हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, देखो उत्तर मिल गया, हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। तो ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर देखो आपको इसी कैसे मिल गया। अंतिम था, व्हाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, तो सिस्टर्स वेयर हैप्पी, तो सिस्टर हैप्पी क्यों थी, इसमें थोड़ा सा आपको उसका कारण भी लिखना पड़ेगा। तो जो दोनों बहनें थी वो क्यों खुश हुई, तो वो इसलिए खुश हूँ कि उनके यहाँ अच्छे अच्छे टमाटर बोए और बढ़िया टमाटर लग गए, तो इसलिए टमाटर लग गए तो खुश थी। तो अब टमाटर देख के खुश हुई, तो इसका आंसर तो यहाँ से मिक्स करके लिखना पड़ेगा। तो क्या था, ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है, वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीन ग्रीव इन द प्लांट, सो
सिस्टर्स वेयर हैप्पी, इसलिए तो खुश हुई। तो इसका उत्तर देखो इस लाइन से और इस लाइन से मैच करके उत्तर को लिख दिया गया है। तो आप भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप लिख पाएंगे। तो क्या उत्तर हुआ है? वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट सो द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी। चलिए ये पैसेज 3 हो गया। पैसेज 4 की बात करते हैं। तो इस पैसेज को अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा आंसरिंग नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल उसको देख लें और आपके पास नोटेड है तो उससे नोट कर लें। यदि आप हमें लिखेंगे कि नहीं आप पूरा एक्सप्लेन करें भविष्य में जो भी है, तो फिर हम भविष्य में पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे। हमने 3 एक्सप्लेन कर दिए, चौथा आप पढ़ लें। ये महात्मा गांधी से संबंधित है। वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक सर्व पितृभक्ति नाटक ही रेड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट। तो ये पूरा का पूरा एक पैसेज है। इस पैसेज के जैसे हमने 3 पैसेज पूर्व में पढ़े, उनके प्रश्न हैं और ये उसके उत्तर हैं। तो आप आसानी से पैसेज को देखकर उनके प्रश्नों को समझ पाएंगे और प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकेंगे। तो ये 4 पैसेज हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, इनमें से ही कोई ना कोई 2 पैसेज 100% आएंगे। तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लें और तैयारी करके आप उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये पैसेज 5 दिया हुआ है। इन 2006 मार्क इग्निल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट। What was special about it? Every year many pupils climb Everest। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के साथ ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के ये नीचे उत्तर दिए हुए हैं। तो आप इसी तरह के जो पैसेज, ये 5 पैसेज दिए हैं, तो इनको आप देख लें, आप सुन लें और आपके पास PDF कॉपी तो उसे पढ़ लें। तो ये पूरे के पूरे नीचे लिखे हुए हैं। तो आप इसको, ये क्वेश्चन लिखे हुए और इनके जो आंसरिंग है, तो इन आंसरिंग को भी आप देख लें। हम थोड़ा सा धीरे इस वीडियो को चला रहे हैं और आप इसको आसानी से समझ लें, देख लें। चलिए आगे देखते हैं। अब A3 पोर्शन है, इसमें लिखा हुआ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रिज कोर्स। अपोजिट वर्ड एनाटोनियस। तो एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड जो हैं आपके, इनको आपको इसमें से ही आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये आपकी शब्दकोश आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। शब्दकोश से आता है, जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची माने होता है समानार्थी एक जैसे, और एक होता है विलोमार्थी। तो विलोमार्थी को जो एनोनिम्स अपन कहते हैं, अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। तो जो शब्द यहाँ लिखे हुए इनका ठीक विपरीत लिखना है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या हो सकता है कि कोई सेंटेंस दिया हो और लिखा जाए कि उसका अपोजिट नीचे 4 में से छांटो। तो इस तरह से आपको करना, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेना। तो चलो इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देते हैं क्या क्या है। पहला ट्रू। ट्रू माने सत्य, सही। तो ट्रू का उल्टा क्या हुआ? सही का गलत। तो इसको या ट्रू को सत्य कहते हैं, तो इसका फॉल्स माने असत्य। ठीक है, ट्रू माने सत्य तो फॉल्स माने असत्य। राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत। तो ट्रू का हुआ फॉल्स, राइट का रॉन्ग, हैप्पी का अनहैप्पी या सैड भी लिख सकते हैं। रिच, रिच का हुआ पुअर। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, कठिन का हुआ इजी। सुपीरियर, सुपीरियर का हुआ इनफीरियर। ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा। नेवर माने कभी नहीं। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग। वीक माने कमजोर। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने मजबूत और वीकनेसेस माने दुर्बल। रिफ्यूज, रिफ्यूज माने अस्वीकार करना। तो इसका अस्वीकार करना का उल्टा हुआ स्वीकार करना, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्ट। फॉरगेट, भूल जाना। रिमेंबर मीन्स याद करना, तो फॉरगेट का उल्टा हुआ रिमेंबर। न्यू माने नया, नया का उल्टा क्या हुआ? पुराना, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ओल्ड। थिक, ठीक है, थिक का उल्टा हुआ थिन। नॉइस, नॉइस का उल्टा हुआ साइलेंस। नॉइस माने साउंड, ज्यादा आवाज होना। साइलेंस माने शांत, चुप रहना। सक्सेस, फेल्यूर, सफल होना, असफल होना। डेड, ठीक है, डेड माने मर जाना, मृत्यु। एलाइव, जीवित। सूनर,
लेटर शीघ्रता से, देर में। लेट, लेट का हुआ अर्ली। नियर, नियर माने पास में, तो नियर का उल्टा पास में का हुआ दूर में, दूर में को कहेंगे फार। ओल्ड का भी अपने लिखा था यंग या न्यू। लाइट का डार्कनेस माने, लाइट माने प्रकाश या उजाला, और डार्कनेस में अंधेरा। र्यूड, हम्बल, सॉफ्ट, हार्ड, गॉडनेस, एविल, ब्लीजिंग, कर्सेस, वर्च्यू, वॉइस, नोबेल, विग्ड। तो इस तरह के ये दिए हैं, इनको ही आपको तैयार करना, कोई आवश्यकता नहीं आप अलग से करें। आपकी मुख्य परीक्षा में इनमें से ही जो अपोजिट वर्ड हैं, एनोनिम्स हैं, वो इसी में से ही आपके आने वाले हैं। तो आप इनको तैयार कर लें। ये फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड या कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इतने तैयार कर लें आप। इसको हमने वीडियो में आपको बोल के बताया है, आप देख भी पा रहे हैं। अब इसको आपको एक दो बार आप बैक करके देख लें तो आपको ये पूरे अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक शब्द में विस्थापन या एक शब्द में उसका सही अर्थ लिख देना है। तो इस तरह के कुछ हैं, तो इनमें देखते हैं कि ए पर्सन हु ट्रीट द सिक, इसका तात्पर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो बीमार लोगों को ठीक करता है। तो बीमार लोगों को या मरीजों को ठीक कौन करता है? पर्सन हु ट्रीट्स द सिक। सिक माने बीमार लोगों को कौन ठीक करता है? तो आपने देखा डॉक्टर ठीक करता है, तो इसका सही शब्द हुआ डॉक्टर। तो एक वर्ड, ए पर्सन हु ट्रीट्स द सिक मीन्स डॉक्टर। अच्छा, ए पर्सन हु डिलीवर लेटर, एक व्यक्ति जो चिट्ठियाँ लाता है या चिट्ठियाँ लाने का काम करता है। घर पे आप कोई चिट्ठी देते हो, कौन लाता है? तो जनरली गांव में, बड़े शहरों में तो एक कोरियर सर्विस भी हो गई है, लेकिन वो उसको कहते पोस्टमैन है। डाकघर से जो चिट्ठी वगैरह आपकी कोई लेटर है वो आता है आपके घर पे, जो डिलीवर करते हैं उनको कहते हैं पोस्टमैन। ए पर्सन हु टीचेस, आपको जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसको कौन कहते हैं? उसको क्या कहते हैं आप? टीचर। ए पर्सन हु पासेस जजमेंट, जो निर्णय देता है, निर्णय करता है, उसको अपन कहते हैं जज। ए पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपल टीथ, जो लोगों के दांतों को ठीक करता देखता उसको कहते हैं डेंटिस्ट। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर सिक, ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो मरीजों को तो देखता ही है, उसके पास जो केयर करने की, स्वास्थ्य देखभाल का उनके पास कोई लाइसेंस भी होता है, तो उनको बोलते हैं नर्स, ठीक है। ए पर्सन हु रिपेयर शूज, जो जूते ठीक करने वाले को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन मोची, जो जूते ठीक करता, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉबलर। ए पर्सन हु रिपेयर शूज मीन्स कॉबलर। ए पर्सन हु मेक्स रिपेयर और सेल आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड, तो सोने के जो आभूषण बनाना, उनको रिपेयर करना, बेचना का काम जो करते हैं उनको अपन कहते हैं स्वर्णकार या सुनार। तो सोने का काम करने वाले, तो उनको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड स्मिथ। ए पर्सन हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आयरन और स्टील, लोहे से जो काम करते हैं, लोहे के जो वस्तुएं बनाते हैं, स्टील के ग्रिल, फ्रेम, दरवाजे, लोहे आदि बनाने वाले को कहते हैं अपन ब्लैक स्मिथ, ठीक है। ए पर्सन हु जॉब टू फिक्स टैप्स, पाइप्स एंड टॉयलेट, तो आपके घरों में जो पाइप के काम करने वाले होते हैं, छतों से पाइप लगाना, किचन के पाइप लगाना, टॉयलेट सीट इत्यादि निर्माण करने वाला जो एक अलग से प्रोफेशन है पूरा, जो केवल नल की फिटिंग करते, पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं अपन प्लम्बर, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इतने सारे जो कुछ थे 10-15, कुछ और भी आगे उनको देखते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो आप याद रखें। रिपब्लिक डे कब होता है? रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, सबको मालूम है भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और रिपब्लिक डे या गणतंत्र का आता है ये 26 जनवरी। तो 26 जनवरी गणतंत्र मीन्स होता है कि इस डेट को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था,
26 जनवरी को। तो वैसे तो बहुत सारे प्रावधान 26 जनवरी 1947 को ही लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान 26 जनवरी को जो हमारा जो संविधान के कुछ आर्टिकल या पॉइंट हैं वो अप्लाई हुए थे, इसलिए रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। हम बात करते हैं चिल्ड्रंस डे की। चिल्ड्रंस डे माने बाल दिवस, तो बच्चों का दिवस। ये 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और ये वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके स्मृति में, उनकी याद में, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाते हैं। टीचर्स डे पूरे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश में 5 सितंबर को, क्योंकि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे और जो कि बाद में भी भारत के राष्ट्रपति बने और एक अच्छे शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनकी याद में हम टीचर्स डे उनकी मनाते हैं, उनके सम्मान में हम टीचर्स डे मनाते हैं। वो एक टीचर थे, राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, इसलिए टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। क्रिसमस एक त्यौहार है जो कि क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है और ये 25 दिसंबर को इसको क्रिश्चियन समुदाय के लोग पूरे विश्व में सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली जो एक त्यौहार है, भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दिवाली कैसा त्यौहार है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार है। आप होली का बहुत आनंद लेते हैं, होली में आप लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं, तो आपको मालूम है कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, बट दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ईद उल फितर, द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, तो रमज़ान का अंतिम दिन है वो ईद उल फितर के नाम से मनाया जाता है। जो हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनमें ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आप अच्छे से समझ लें, जान लें, और ये बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रहेंगी। एक बार आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, और सुन लेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड मीन्स जैसा कहा जाए वैसा करें। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, निश्चित तौर पे इनमें बहुत सारी चीज़ें फिल करनी हैं, तो उसके आंसर भी आगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ हम उनको जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, कुछ चीज़ें आप तैयार करें, क्योंकि बहुत सारा हम पढ़ेंगे तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि हम भी उसको नहीं देख पाएंगे और आपको भी बोरियत होने लगेगी। तो आप 15-15 मिनट वीडियो देखें, रोज़ 15 मिनट, इससे आगे 15 मिनट देखें, फिर 15 मिनट देखें, तो 3-4 दिन में पूरा का पूरा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट होता है? अब उसके लिए, कब के लिए? यूज प्रपोजिशन, यहाँ प्रपोजिशन का उपयोग करना है कि आप यहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज करें कि कब। ठीक है, December 25। होली सेलिब्रेटेड इन ऑन एट, क्या आएगा यहाँ? यूज प्रपोजिशन, फरवरी और मार्च। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट पब्लिक लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? पहले के अंतिम? तो अंतिम तो होंगे ही नहीं, अंतिम तो कंटिन्यू रहते रहेंगे कोई ना कोई। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट शब्द है, आपको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो ये फर्स्ट यहाँ आएगा। इसी तरह से इनमें दोनों में आपको प्रपोजिशन यूज करना, आगे इनके उत्तर दिए हुए हैं, सटीक आंसर दिए हैं, उनको देख लेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ो, खुद से देखो आप। अगला है दिसंबर इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो दिसंबर पूरे साल का कौन सा महीना है? पहला, दूसरा, चौथा के अंतिम? पहला, तो लास्ट है, तो लास्ट मंथ लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इनको हम केवल पढ़ रहे हैं। सिंग कैन सॉन्ग ऑब्लिक यू, रीअरेंज, इसको रीअरेंज मीन्स इसको सही क्रम में लिखना। सिंग कैन सॉन्ग यू, इसको आप एक सही सेंटेंस इसका बनाएंगे, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, इस तरह का एक सही सेंटेंस बन जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, सिंग कैन ए सॉन्ग यू, क्या इसका अर्थ निकला? तो एक सही वाक्य क्या है जिसका अर्थ निकले? इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो इसके शब्दों को सही तरह से इसको आपको अरेंज करना। जैसे हम एक सेंटेंस बोलें, जा रहा था मैं स्कूल,
तो अब इसको इस तरह से बोलेंगे कि मैं स्कूल जा रहा था, ये ज़्यादा बेहतर है। तो एक सही सेंटेंस बनाना ये रीअरेंज का अर्थ होता है। इसी तरह से इस लाइन को भी रीअरेंज करना है। इस लाइन में लिखना है आपको वी बाय बुक पेन्स फ्रॉम द शॉप, पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस। जो एंड है इसको एंड लगा के सही जगह पे इसको लगाइए। वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लासेस, इसमें क्या करना है, पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस, इसमें एंड का उपयोग करें सही जगह पे। बुर्ज खलीफा इज द डॉट 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 माने ब्लैंक है, खाली है, बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इट हाइट इज 830 मीटर्स। यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल, तो टॉल का सुपरलेटिव हुआ टॉलेस्ट, तो अपन लिख सकते थे बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द एग्जाम ब्लैंक है, स्टार्ट नेक्स्ट वीक। यूज फ्यूचर टेंस टू द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, अर्थात ये ब्रैकेट जो है स्टार्ट है, इसका फ्यूचर टेंस में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो स्टार्ट तो नहीं आएगा, स्टार्ट का फ्यूचर टेंस में क्या वर्ब हुआ वो आपको यहाँ लिखना है। बी फिल इन द ब्लैंक है, ब्रैकेट में लिखा कीप अवर स्कूल क्लीन। यूज फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, इस कीप का फ्यूचर टेंस में शब्द अर्थ लिखना है, सॉरी कीप का फ्यूचर टेंस में क्या वर्ब होगा उस वर्ब को यहाँ लिखना है कीप के स्थान पर, तो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। उमर डॉट 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 प्लांट जामुन सीड इन स्कूल्स गार्डन। तो कंप्लीट द सेंटेंस विथ सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो प्लांट का अपन को पास्ट टेंस में क्या प्लांट का सही वर्ब होगा, सही क्रिया होगी, उस क्रिया को लिखना है। प्लांट या प्लांटेड, तो प्लांटेड हो सकता है आपका, तो आप उसको टैली जरूर करें। उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल गार्डन, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसी तरह से द प्लांट यहाँ लिखा बिकम। अब इस एक ट्री फ्रूट एंड ग्रोन ऑन इट, इसका क्या करना है आपको, तो ब्रैकेट में क्या निर्देश लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसका सिंपल पास्ट लिखना बिकम का, बिकम का बिकेम, ठीक है। तो फिर भी इनके उत्तर आगे देखेंगे, बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको ये हमने केवल पढ़ के बता दिए, बहुत से सेंटेंस हैं और इनमें जो निर्देश दिए इनको आप पढ़ लें एक बार। इनमें से ही वार्षिक परीक्षा में पूरे प्रश्न आने वाले, लिहाजा इसकी आप गंभीरता से तैयारी कर लें तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे और आपको कोई तनाव टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये 13 नंबर थे, उससे 14, 15, 16 हमने एक नंबर से फिर से यहाँ लिख के आ गया, लेकिन वो कंटिन्यू है लगभग 25 तक। द रेनी सीजन स्टार्ट बिफोर और आफ्टर, काय का उपयोग करेंगे यहाँ लिखना है। द रिपब्लिक डे कम्स डॉट डॉट इंडिपेंडेंस डे इन द कैलेंडर बिफोर एंड आफ्टर। सुमन प्ले द मैच लास्ट वीक, यूज सिंपल पास्ट टेंस, तो प्ले का सिंपल पास्ट यहाँ लिखना क्या आएगा, प्लेड आ जाएगा। द वुमन गो, यूज सिंपल पास्ट, तो द वुमन गो की जगह इसका पास्ट आएगा, गो का बैक। इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया और इंग्लिश आर ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो इज या आर में से कौन सा सही है उसका उपयोग करना। आगे हमने बताया कि उत्तर दिए, आप वहां से देख लेना, देख के आप सेंटेंस को, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ दें कि अन्यथा आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज स्वयं भी करें, थोड़ा बहुत ढूंढें, पढ़ें। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज इन इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, तो यहाँ इज या आर में से कोई एक आएगा, क्या सही शब्द आएगा आप आगे देख लेना आंसर में। हेल्थ इज ए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, तुलनात्मक डिग्री लिखना। हेल्थ इज ए गुड देन वेल्थ, तो गुड की जगह पे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, तुलनात्मक डिग्री। ए मैप डॉट 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 यूजफुल देन ए डिक्शनरी व्हाइल ट्रेकिंग, तो इसमें क्या लिखना है, सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज द ईयर 2017, इसमें इन या एट क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से, आप तैयार करें अन्यथा उत्तर देख लें। तो स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज कब लगाए गए, एट द ईयर 2017 और इन द ईयर 2017। चलिए
टिमक्का began working hard. Complete the sentence using in at a very young age. इसी तरह से ये खाली स्थान पहले से ही दिया हुआ है, इसमें वॉक या वॉकिंग क्या आएगा ये लिखना है आपको। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो जो सही है उसको आपको लिखना है। देखो आपके ये पूरे के पूरे आंसर दिए 1 से लेके 24 तक के, ठीक है। सबसे अंतिम में देखो वॉकिंग था, एड था, तो ये हमने यहाँ लिखे क्यों, वहाँ आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, इसको देखो। पहले में ऑन, दूसरे में इन, थर्ड में फर्स्ट, चौथी में लास्ट, पांचवें में कैन यू सिंग अ सॉन्ग, 6 में आई कैन स्टैंड ऑन बिफोर लेग, 7th में वी बाई बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, जिसमें एंड का उपयोग बताया गया था, एंड कहाँ लगाएंगे। वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, 9th में 9 और जो है आप क्वेश्चन उसमें आएगा टॉलेस्ट, 10 में आएगा बिल स्टार्ट, 11 में आएगा बिल कीप, 12 में आएगा प्लांटेड, 13 में बिकेम, कुछ उत्तर हमने वहीं बताया आपको, 14 में आफ्टर, 15 में बिफोर, 16 में प्लेड, 17 में वेंट, 18 में इज, 19 में आर, 20 में बेटर, 21 में मोर यूजफुल, 22 इन, 23 एट और 24 नंबर में वॉकिंग। तो ये उत्तर हैं जितने भी पीछे दिए गए थे, ठीक है। चलिए अब A5 फिल इन द ब्लैंक्स। राम इज सिटिंग, बीच में ब्लैंक है, बिटवीन या अमोंग, दो में से क्या आएगा। तो देखो उत्तर भी यहाँ दिख रहा है बिटवीन, तो इसमें राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। अगला है दूसरा द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। अगला है मंडेज कम आफ्टर संडे। चौथा है वी ought टू ओबे आवर टीचर्स। पांचवा है द बुक इज ऑन द टेबल। छठवां है आई हैव रीड मैनी बुक्स। सातवां है फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सी एट्स एन एप्पल डेली। 9th है द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। और 10वां है सी डज हर होम वर्क डेली। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हुए उनके उत्तर भी हुए, आप इसको देख लें और प्रैक्टिस कर लें इसकी। सेक्शन बी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी ये इस तरह का कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ें, पढ़ के इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें कुछ प्रश्न भी है, इनके आपको आंसर लिखने हैं जिस तरह से अनसीन केसेस में रहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, मैन आर जनरली सेल्फिश सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अनसेल्फिश फ्रेंड। When we are happy and rich, we cannot know the true character of our friends. We know it only when we are in trouble. A false friend leaves us. A true friend remains with us. चलिए इसका थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। अब ये जो कैसे होंगे उनमें हम अर्थ नहीं बताएंगे, उनको केवल आपको पढ़ देंगे, आप उनके अर्थ समझ लेना। क्या लिखा, मैन आर जनरली सेल्फिश, मनुष्य ज़्यादातर सेल्फिश होते हैं, ठीक है। और मैन आर जनरली, जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश माने खुद के बारे में सोचने वाले। तो ऐसे में सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अनसेल्फिश फ्रेंड। तो ऐसे में ऐसे मित्रों को खोज पाना बहुत कठिन होता है जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, कुछ अच्छा सोचें। तो ऐसे लोगों को खोजना कठिन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम बहुत प्रसन्न और धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, तब हम अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनके वास्तविक कैरेक्टर, सही चरित्र को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो ऐसे में आपके बहुत सारे यार दोस्त मित्र सब नाते रिश्तेदार सारे लोग आ जाते हैं, सब ऐसा दर्शाते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वी नो इट ओनली व्हेन वी आर इन ट्रबल, लेकिन जब हम किसी कठिनाई या परेशानी में होते हैं, ए फॉल्स फ्रेंड लीव्स अस, जो झूठे मित्र होते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा धन सब संपत्ति सब कुछ है तब बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन जब आप किसी परेशानी में मुसीबत में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तब जो झूठे या नकली मित्र होते हैं वो सब छोड़कर चले जाते हैं, सब भाग जाते हैं। और ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस, तब हमारे पास हम रह जाते हैं केवल वास्तविक मित्र। क्योंकि परेशानी दुख कष्ट में भी यदि
जो आपका साथ दे रहा है तो वो वास्तव में आपका मित्र ही हो सकता है। ही हेल्प्स अस थ्रू थिक एंड थिन, वो हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ही शेयर आवर ट्रबल्स, वो अपने दुख सुख आपको, परेशानियां भी आपको, आपकी परेशानियों को भी शेयर करते हैं। ठीक है, आपको जो कठिनाइयां हैं उनमें वो शरीक होते हैं, सहभागी होते हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। सच ए मैन इज ए ट्रू फ्रेंड, ऐसे लोग बिल्कुल आपके सच्चे मित्र हैं। फ्रेंड इज ए फ्रेंड इन डीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा पैसेज हुआ और इस पैसेज में दिए प्रश्न हैं और इस प्रश्न के उत्तर हैं जैसे आपने अनसीन में दिए थे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ए फॉल्स फ्रेंड ए ट्रू फ्रेंड। तो ए फॉल्स फ्रेंड, ए फॉल्स फ्रेंड ये लिखा हुआ है लीव्स अस, तो यहाँ जाएगा लीव्स अस। ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस, तो उत्तर यहाँ का आ जाएगा ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस। इसी तरह से ये पूरे के पूरे नीचे प्रश्न दिए हैं, इनके साथ कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन को ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप इनके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं उसको देखकर इसको कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में रीडिंग करना है, आपको रीड करके अच्छे से उत्तर देना है। ये पैसेज 2 है, पैसेज 2 के जिस तरह से पिछला हमने बताया था उसके ये प्रश्न है और ये इनके आंसर दिए हुए हैं। तो आप इसको देख लें, केवल इसको हम पढ़ के नहीं बता रहे आपको, आप इसको खुद धीरे धीरे ट्राई करें। समझा दिया हमने, एक दो पैसेज समझा दिए, अब आप इसको अच्छे से खुद समझ लें और इसको आगे इनके आंसरिंग नोट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप चाहें इस वीडियो को पॉज करके आप देख लें और प्रश्नों को भी नोट कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास पीडीएफ है, नहीं है पीडीएफ में कॉपी, तब भी आप इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला पैसेज 3 है, इसी तरह का ये पैसेज 3 है। इस पैसेज में भी एक पूरा का पूरा पैसेज है और इस पैसेज के साथ ये प्रश्न है और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये पैसेज 4 है, तो 4 पैसेज ये हो गए। कुछ पैसेज आपके ब्रिज कोर्स के थे, कुछ पैसेज ये हैं, ये भी 5-5 अंक के हैं, 5 प्रश्न इसमें हैं। तो मुख्य परीक्षा में पूरा का पूरा प्रश्न जो पेपर है लगभग इसी से आने वाला, लिहाजा इस प्रश्न बैंक की और इस वीडियो को आप बड़े संभाल के रखें पूरी परीक्षा तक। कई बार आपको इससे मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको भी आप पढ़ लें और पढ़ के ये प्रश्न दिए, इसके उत्तर दिए हैं, उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं, रोक कर आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां है, ये 5वां पैसेज और इसके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर दिए हुए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। आप इनको जल्दी से केवल पढ़ लें अच्छे से। 2 और 3 days आफ्टर अराइवल इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी वेंट टू लॉ कोर्ट इन हिज क्लाइंट टू अटेंड टू सम ऑफ देयर legal businesses. He had gone back to wearing Indian clothes since leaving England, and on this occasion he was wearing the turban. So magistrate ordered him to remove it. Gandhi ji refused to do so and walked out the court instead. He had already noticed that the white people who ruled in South Africa was very rude to Indians, treating them as inferiors, no matter how educated or refined they might happen to be. तो इसको पढ़ लें, पढ़ के इनके आंसर नीचे लिखे हुए इसको लें। ये पैसेज 6 है, इसको भी आप रुस्तम जी सेड फॉर मैनी मंथ्स। तो इसके प्रश्न यदि ये पूरा पैसेज है, इसके क्वेश्चन है पैसेज से संबंधित और इसके आंसर हैं। तो ये 6वां पैसेज है रीडिंग कंप्रीहेंशन में, तो इसको आप तैयार करें। ठीक है, देख लें, इसके उत्तर नीचे लिखे, इसलिए अब इनको बार बार नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख के इनके उत्तर आराम से घर पर लिखें, प्रैक्टिस करें। अभी पर्याप्त समय है, अच्छे अंक प्राप्त आप आसानी से कर सकते हैं। पैसेज ये 7 दिया हुआ है, 7 पैसेज में से आपके कम से कम 2 या 3 पैसेज आना बिल्कुल तय है। तो इसके उत्तर भी आप यहाँ पढ़ लें इसको और देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसके आंसर हैं। पैसेज 8 दिया हुआ, 8वां पैसेज है, तो निश्चित तौर पर
आपके काफ़ी पैसेज दिए हुए हैं। इन 8 पैसेज में से ही 101% पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इतना तय है, क्योंकि ये इतने पर्याप्त पैसेज हैं कि आप इनको पढ़ लें। ये इनके प्रश्न हैं और इनके उत्तर हैं, कुछ के प्रश्न उत्तर साथ में छुपे रहते हैं। बस केवल आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, ताकि पूरा पेपर आप 3 घंटे के अंदर अंदर इसको हल कर सकें। सेक्शन सी जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में लिखा हुआ फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग और ट्रांसलेशन। तो ये एक बड़ा पोर्शन है जिसमें ग्रामर एंड कंपोजिशन है। तो इसमें आपके औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निबंध और नोट मेकिंग, सारांश और ट्रांसलेशन, इतनी चीज़ें दिया हुआ है। जिसमें फॉर्मल लेटर 5 अंक का, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल माने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वो है जो स्कूल में या सरकारी ऑफिस आदि में देते हैं, और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अपने आप किसी दोस्त को, मित्र को या परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई पत्र लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र कहलाता है। फॉर्मल लेटर वो जो शासकीय कार्यों में जनरली किसी ऑफिस इत्यादि में लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है। ऐसे माने निबंध, ये 6 अंक का लिखा है। नोट मेकिंग एंड समरी ये 5 अंक का है, और ट्रांसलेशन भी 5 अंक का है। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 6, 21 अंक का एक बड़ा पोर्शन है ये सेक्शन सी। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, तो इसी अंक से आप इस सेक्शन से भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर का ये प्रारूप इसमें दिया हुआ है। ये संबोधन है, वो 1 अंक का है। बॉडी ऑफ द लेटर यदि बीच में आप कुछ लिखेंगे तो ये इसमें 3 अंक मिलेंगे। थैंक यू और अपना भेजने वाले का नाम लिखेंगे तो ये 1 अंक का हो जाएगा। 3, 1, 4, 1, 5 अंक इस तरह से आपको मिलेंगे। तो इतना संबोधन आपने सही संबोधन लिख दिया, 1 अंक। बीच की भाषा आपने सही लिख दी तो 3 अंक। लास्ट का ये लिखा तो 1 अंक। इस तरह से अंकों का डिवाइडेशन। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। सैम्पल एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू आर इल। अपने प्राचार्य को आप एक पत्र लिखें 3 दिन के अवकाश के लिए कि आप बीमार हैं। तो इस तरह से ये पत्र लिखा गया है और ये सब्जेक्ट लिखा गया है। ये कुछ लाइनें लिखी गई लास्ट में। थैंकिंग यू, अपना नाम या रोल नंबर आप अपना लिख सकते हैं। पूरा 5 अंक का इस तरह का एक सिंपल फॉर्मेट है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी आपने बनाने का प्रयास किया होगा, वही एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। तो ये सिंपल एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। प्रोवाइड द कंटेंट टू द स्टूडेंट टू प्रिपेयर सम अदर एप्लीकेशन एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट। ये कुछ टीचर्स के लिए निर्देश हैं कि अपने स्टूडेंट की थोड़ी सी तैयारी कराएं कि क्या किस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। टीसी के लिए पत्र है, वो बीमारी के लिए पत्र था, तो उसका किस तरह से प्रारूप तैयार करेंगे। तो प्रारूप दिया हुआ था, स्टूडेंट उसको तैयार कर लें, वैसा ही लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है उसमें क्या लिखा जाता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, माने जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, तारीख और उसका संबोधन क्या लिखोगे, 1 नंबर का। बॉडी ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। जो बीच में लिखते हो ना आप, जैसे आपने किसी मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो बीच में लिखा गया आपका कौन सा जन्मदिन था, हमें कैसी खुशी हुई, तो वो बीच में लिख सकते हैं। लास्ट में आप धन्यवाद सहित अपना नाम इत्यादि लिखते हैं तो वो 1 अंक, 3 अंक है ये। तो ये इनफॉर्मल लेटर, ये भी 5 अंक का है। तो इसका एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है। क्लास या होमवर्क। यू आर प्रतिभा दुबे लिविंग। आप प्रतिभा दुबे हैं और कहाँ रहते हैं, A10 आस्था परिसर, आधारताल, जबलपुर में। और किसको पत्र लिखना है आपको, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। एक छुट्टियों का प्रोग्राम है, समर हॉलीडे प्रोग्राम है जिसमें आप उसको बुलाना चाहते हो। तो उसके लिए आप कैसे उत्तर लिखोगे, कैसे अनौपचारिक पत्र लिखोगे। तो सबसे पहले आपने लिखा A10 आस्था परिसर, आधारताल, जबलपुर, मार्च 21, 2021। तो इस तरह से आपने ये लिखा। ये बीच की लाइनें लिखी, लास्ट में आपका नाम लिखा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। और कैसे हैं, क्या हैं, ये बहुत एक आइडिया दिया गया है पत्र लेखन का, तो इससे आप मदद ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट 3-4 लाइन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फ्रेंडली नोट 1 एंडिंग। ये कुछ लाइनें दी, लाइन के आधार पर आपको कुछ फ्रेंडली टोन वाली कुछ लाइनें आपको यहाँ कंप्लीट करनी, बनानी है, ठीक है। तो इसको आप देख लें और समझ लें आसानी से।
चलिए आगे देखते हैं। ऐसे राइटिंग में निबंध, निबंध में क्या क्या होना चाहिए। निबंध, एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यूनिटी, कोहेरेंस, ब्रेविटी, पर्सनल टच। ठीक, एक निबंध में क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाएगा, इस निबंध के लिए कुछ लाइनें हैं, तो आप इनको समझ लें। हो सकता है ये पूरी की पूरी शब्दावली या भाषा आपको कठिन लगे, तो आप तो इस तरह से एक मोटा मोटा समझ लें कि निबंध एक ऐसा होना चाहिए कि जो आपका निबंध का टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले एक या दो लाइन की प्रस्तावना लिखें, फिर बीच में डिटेल लिखिए और लास्ट में उसका सारांश लिखें। ठीक है, तो एक सारांश रूप में उस निबंध को समाप्त करें, कंक्लूजन के रूप में। ठीक है, तो एक सीधा सीधा सा अर्थ है कि आप विषय वस्तु को अच्छे से जान लें कि किस चीज़ पे आपको निबंध लिखना। थोड़ा सा परिचय लिखें, बीच में थोड़ा सा मैटर लिखें, लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख लें, संगार। ठीक है, आपका निबंध अच्छा हो जाएगा। देखें क्या है, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, तो दिवाली पे ये पूरा का पूरा निबंध दिया हुआ कि कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन है, परिचय है, दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या दिवाली मनाते समय क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं, दिवाली में क्या कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, और ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप एक दो बार अच्छे से कर लें दीपावली के निबंध की, तो ये परीक्षा में आने वाला है। पॉल्यूशन पर या प्रदूषण पर निबंध आपका परीक्षा में पूछा जा सकता आने वाला है। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्यों होता है, पॉल्यूशन का कारण क्या है और कैसे दूर करेंगे, और सारांश। ठीक है, और वो पॉल्यूशन क्या क्या इफेक्ट हैं। ये बड़ा हो सकता है, आपको छोटा कहीं से भी आप और कहीं से भी याद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पॉल्यूशन का निबंध है जो यहाँ लिखा गया है या यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इसी को याद करें। आप जहाँ से भी छोटा और सरल याद कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन पे करना, दीपावली पे करना है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन पर, स्वास्थ्य एवं पोषण पर आप एक निबंध अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा भी निबंध जो आप हैं वो 3 निबंध दिए वो तो करना ही है। ग्रेट लीडर पर निबंध आ सकता है, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो 4 और 2 6 प्रकार के हैं। 6 में से आप कोई से भी एक या 2 या 3 निबंध अच्छे से कर लें। वैसे इसमें जो दिए हुए वो निबंध पर्याप्त हैं, इनको ही प्रैक्टिस कर लें, इनकी तैयारी कर लें तो वो पर्याप्त रहेगा। ठीक है, इनमें से ही आएंगे। ये नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग क्या लिखा है कि सबसे पहले पैसेज को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पहली रीडिंग में मेन आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन पॉइंटों से नोट मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग का आंसर कैसे करेंगे, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ लें, आप देख लें। हम थोड़ा सा बोलना बंद करते हैं, पहले आप इन बिंदुओं को समझ लें, देख लें। उम्मीद करता हूँ इनको आपने अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। पढ़ने के बाद आप किस तरह से इसकी समरी या सारांश लिखेंगे। सारांश के लिए फॉर्मल नोट मेकिंग, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग 1 2 3, हेडिंग 1 2 3, हेडिंग 1 2 3, यूज ऑफ एब्रीविएशन। संक्षेप में क्या क्या लिखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को अपन एमपी लिख देते हैं। एग्जाम्पल ईजी लिख देते हैं, एग्जाम्पल को CO2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन न लिखकर। तो ये कुछ जो संक्षिप्त शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका तरीका बताया गया है। राइटिंग समरी, एक समरी या सारांश लेखन कैसे होना चाहिए। तो सारांश 1/3 हो जाता है, लिखा है कि 1/3 के लगभग होना चाहिए। विद्यार्थी से अपने शब्दों में लिखें। इसमें होता क्या कि पूरा पूरा एक पैराग्राफ दिया रहता है। इस पैराग्राफ को में कुछ प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और इस पैराग्राफ का पूरा सारांश लिखना पड़ता है। तो जितना भी आपके शब्द हैं उसके 1/3। हिंदी में भी इसी तरह से सारांश लिखा जाता है, ठीक अंग्रेजी में लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए 100 शब्द का पूरा पैराग्राफ है, तो आप लगभग 30-35 शब्दों में उसका सारांश दे सकते हैं, और उससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न रहते हैं, उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो ये सारांश या का अर्थ होता है कि समरी रेटिंग किस तरह से हम उसको करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, इतने सारे ट्रांसलेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इन ट्रांसलेशन में से ही आपके एग्जाम में कम से कम 5 ट्रांसलेशन आने वाले हैं। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। मीना चित्र बनाती है, मीना ड्रॉस ए पिक्चर। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मोहन के 2 भाई हैं, मोहन हैज़ 2 ब्रदर्स। क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, हैव यू डन योर होमवर्क। वे स्कूल नहीं आए, दे डिड नॉट कम टू स्कूल। श्याम कहाँ रहता है, वेयर डज श्याम लाइव्स। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। वर्षा हो रही, इट इज़ रेनिंग। आज छुट्टी है, टुडे इज
टुडे इज ए हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुडे। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, या इट इज मंडे टुडे। ठीक है, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइस। मैं कार चलाती हूँ, आई ड्राइव ए कार। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। कृपया अपनी किताबें खोलो, प्लीज ओपन योर बुक्स। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी। ये कुछ ट्रांसलेशन है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इन ट्रांसलेशनों में से ही 4 या 5 ट्रांसलेशन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और ट्रांसलेशन ये लिखे हुए हैं, कुछ और लिखे हुए थे। 15 ट्रांसलेशन ये हैं, तो इनको आप पढ़ लें। सामने ट्रांसलेशन लिखे हुए, ट्रांसलेट कर लें, पीडीएफ कॉपी से देखकर तैयार कर लें। नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो को देख लें और नोट करें। इसको पॉज कर लें, अर्थात रोक कर आप इस वीडियो को, इन बिंदुओं को आप नोट कर लें। यानी माँ खाना बना चुकी है, मदर हैज कुक्ड फूड। सूरज पश्चिम में डूबता है, द सनसेट्स इन वेस्ट। आप कैसे हो, हाउ आर यू। माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई केम इन। बाहर तेज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड। मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड आउटसाइड, कैट एंड डॉग आउटसाइड। जहाँ चाहे वहाँ रहा है, वेयर देयर ए बिल देयर इज ए वे। जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो यू शैल यू रीप। संकल्प मेरी शक्ति है, डिटर्मिनेशन इज माई स्ट्रेंथ। कर्मी पूजा, वर्क इज वर्शिप। अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अवसर द्वार पर केवल एक बार खटखटाता है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर्स बट वंस। हर चमकने वाली चीज पुनः नहीं होती है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मेरा प्रिय खेल हॉकी है, माई फेवरेट गेम इज हॉकी, हॉकी इज माई फेवरेट गेम। तो ये कुछ इस तरह के ट्रांसलेशन है जिनको आप तैयार करें। अब दिया हुआ सेक्शन डी, सेक्शन डी जो आपकी किताब से प्रश्न आने वाले हैं, ये उसके संबंधित हैं। वो जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके पोइट्री से भी आएंगे, प्रोज से भी आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है सेक्शन डी। D1 और D2 में रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें भी ये पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज में प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पैसेज आपके कई तरह के हैं, ब्रिज कोर्स के पैसेज दिए थे, सामान्य पैसेज, कंप्रिहेंसिव पैसेज थे, और ये भी ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर बुक से, ये आपकी किताब से हैं और किताब से ये इसके आंसर हैं। इसके उत्तर भी पूर्व के अनुसार आप दे सकते हैं। ये पैसेज 2 है, इसको आप पढ़ें, पढ़ के ये प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर इसी में छुपे रहते हैं, यहाँ से इनके आंसर यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पैसेज 3, पैसेज 4, पैसेज 5, पैसेज 6। तो 6 पैसेज ये दिए हुए, 6 पैसेज की आपको जो पैसेज इसमें दिए हैं यही वास्तविक पैसेज हैं, यही पैसेज आपके लोक शिक्षण से जारी है। तो निश्चित तौर पर प्रश्न बैंक बिल्कुल प्रमाणिक है, और इसी प्रश्न बैंक से प्रश्न आने वाले। अन्य कोई भी पैसेज आदि आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पर्याप्त है, इतना पढ़ लोगे। यही पैसेज जो पैसेज इसमें मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, इन पैसेज के अलावा कोई भी दूसरा पैसेज आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूँ कि इन पैसेज से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, और इसकी आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये पैसेज 8 है, पैसेज 9 है और पैसेज 10 है। D3 क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द प्रोज। तो प्रोज से प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न उत्तर हैं वो यहाँ दिए हुए, यही प्रश्न और उत्तर लगभग 20 प्रश्न हैं, इनमें से 5-5 प्रश्न और उत्तर कम से कम 10 अंक के होंगे, वो आपको तैयार कर लेने। तो ये प्रोज से हैं, कुछ पोएट्री से भी हैं, माने कविताओं से भी होंगे। क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। When Evelyn went there, she was around 17 years old. When was Evelyn deafness noticed? Evelyn deafness was noticed when she was 8 years old.
By whom was Evelyn deafness noticed? Evelyn deafness was noticed by her mother. When was Evelyn deafness confirmed? Evelyn's deafness was confirmed when she was 11 year old. ठीक है, ये सब प्रश्न बिल्कुल जुड़े हुए हैं. Who was stopped एवलिन पोटेंशियल, किसने रोका? और ये प्रश्न है, ये उत्तर है. आप इनको नोट कर लें, एक एक लाइन के प्रश्न और एक एक लाइन के ये उत्तर. तो इनको ही आप तैयार करें. कोई दूसरे प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है. जो है वो सब यही इम्पोर्टेंट है और इतना ही पर्याप्त. इसके अलावा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है. इतनी तैयारी भी कम नहीं होती है. ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लें, इनकी एक लाइन के उत्तरों को नोट कर लें. ये 100% परीक्षा में इसी से आने वाले प्रश्न और उत्तर हैं. आपके मुख्य परीक्षा में यही प्रश्न उत्तर आने वाले हैं. ठीक है, ये दिए हुए लगभग 25 प्रश्न हैं. आप इनको अच्छे से नोटिस में ले लें, देख लें. ये 27, 28, 34 प्रश्न ये दिए हुए हैं. इसके हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो वाज ए बेबी, बियर, वाज ब्रूनो ए लविंग प्लेफुल पेट, यस ब्रूनो वाज ए लविंग प्लेफुल पेट. तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत छोटे उत्तर हैं. तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत मुश्किल होगी. आप एक दिन में 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे तो आपके ये पूरे प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएंगे. ये सेक्शन D4 एंड D5 ये पोएट्री मीन्स कविताएं हैं, पोयम है. पोयम से संबंधित प्रश्न हैं. तो पोयम की लाइनें लिखी हुई, स्ट्रेंजा लिखे हुए हैं और इस स्ट्रेंजा के प्रश्न और उत्तर. तो इस स्ट्रेंजा को आप पढ़ लें. ऐसे स्ट्रेंजा हर पोयम में आपने देखा होगा, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में कोई ना कोई पोयम की लाइनें होती हैं. तो ये पोयम की लाइनें हैं और इन लाइनों को आपको पढ़ना है. ये प्रश्न है और इस प्रश्न में से इनके उत्तर छांट के आपको लिखना है. तो ये पोयम में से आएंगे. पोयम कितनी है ये आपके लिखे हुए हैं. पोयम इस वर्ष आपके सिलेबस में 7 पोयम दिए हैं. द रोड नॉट टेकन, अगला पोयम है विंड, रेन ऑन द रूफ, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग. तो ये आपके 7 पोयम है. उसका लेखक कौन है पोयम के, सॉरी पोएट कौन से हैं इसके, तो उनके पोएट के नाम लिखे हुए हैं. और इस पोयम के इन पोयम में से ही कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, स्ट्रेंजा हैं, उसके प्रश्न और उत्तर आपके आएंगे. तो आप इसी वीडियो से जो आपको इसके बदले में जो PDF प्राप्त हुई, अपने शिक्षकों के सहयोग से कम समय में आप इसकी तैयारी कर लें. 1 सप्ताह की तैयारी में आपका पूरा अंग्रेजी का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा. और वैसे भी 7 दिन का ही समय है आपकी परीक्षा के लिए. तो आप इतने दिन में इस वीडियो की मदद से, अपने शिक्षकों की मदद से इन प्रश्न और उत्तरों को आप तैयार कर लें. तो ये कविताएं, कविताओं के स्ट्रेंजा के बाद उनके प्रश्न और उत्तर इसी से संबंधित हैं. ये थोड़ा कठिन पोर्शन रहता है विद्यार्थियों के लिए, आप सभी के लिए. इसको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है. पढ़ के आप इसके उत्तर भी दे पाएंगे. और यदि आप ये तैयार नहीं कर सकते तो सबसे बेहतर है कि इसके प्रश्न उत्तर जो अंत में दिए 12 प्रश्न हैं, 12 में से 5 आने वाले हैं. सबसे अच्छा ये है कि ये स्ट्रेंजा अगर आप इतने सारे तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल भरा है, कठिनाई भरा है, तो पोयम से संबंधित ये जो क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, पोयम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो केवल 12 हैं. 12 में से 100% 5 प्रश्न आने वाले हैं. तो ये सबसे अच्छा है. 2 अंक का एक प्रश्न है, 2 पंचे 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे. यदि आप पोएट्री को नहीं भी तैयार करते हैं तो इनको तैयार कर लें. इसलिए इनको मैं पढ़ के बता देता हूँ जो आपके लिए सरल है. वो अंतिम है इस वीडियो के. वेयर डज द ट्रेवलर find himself? The traveler find himself at a crossroad in the forest. What are the things the wind does in the first stanza? It breaks the shutters on the windows. What does the poet say the wind god winnows? The wind god winnows doors, homes, books, etc. What does the poet like to do when it rains? The poet likes to feel the presence of his mother when it rains. What did Saint Peter ask the old lady for? Saint Peter asked the old lady for a single cake. आगे देखते हैं.
ये 7 प्रश्न और हैं, इनको तैयार कर लें आप। ये 12 प्रश्न है कुल पोयम से, 12 में से आपके 5 प्रश्न परीक्षा में आप 7 दिए जाएंगे, 7 में से आपको 5 लिखने हैं। तो ये बहुत सरल टास्क है, आप इनको ही तैयार करें तो आपके 10 अंक तैयार हो जाएंगे। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? द ही चेंज्ड हर इनटू ए वुडपेकर, thus he punished her. What is a legend? It is an old story. It is not sure if it is true or not. It is passed on orally by one generation to another. How does the poet suggested that all people on earth are the same? He suggests that the soldiers of different nations wear different uniform, but they all have the same human body. What is the meaning of bleeding bark? Bleeding bark means the bark given out justice etc. after it is cut. What finally kills the tree? Pulling out the tree in one jerk with ropes finally kills the tree. What is the snake trying to escape from? It is trying to escape from the pursuing stick. What does the poet wish for the snake? The poet wishes for the safety of the snake. तो ये कुल 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको परीक्षा में लिखने हैं, 7 आपको दिए जाएंगे, 7 में से 5 के उत्तर देना है। इसका तात्पर्य ये है कि आप इनमें से अगर आप कोई से 10 प्रश्न भी याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में 5 प्रश्न लिखने को मिल जाएंगे। 2 नंबर के होंगे तो 2 पंचे 10। तो इनको हमने पढ़ के इसलिए सुनाया कि ये ज़्यादा कीमती इंपॉर्टेंट हैं, तो बजाय पोएम के स्ट्रेंजा को पहले तैयार करने के आप इनको अगर अच्छे से तैयार कर लें तो आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अंग्रेजी का जो आप डिमांड कर रहे थे बार बार के वीडियो बना के हमको उपलब्ध कराया जाए, तो हमने ये वीडियो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में देखें, क्योंकि 1 घंटे के लगभग का ये वीडियो एक बार में आप देख भी नहीं पाएंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर अपने आप को, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इससे संबंधित फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो www.facebook.com/aliboard.board से जुड़ सकते हैं। कोई भी PDF है, प्रश्न बैंक की PDF है, ब्लूप्रिंट की PDF है, अन्य उपयोगी जो सामग्री है वो https://aliboard.blogspot.com, इसको एक बार आप सेव करके रख लें, लिख के रख लें, नोट करके। आपको हर चीज़ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आगे भी आप अगली कक्षाओं में आओगे, 9वीं से पास हो गए, 10वीं में, 10वीं से 11वीं में, 11वीं से 12वीं, तो आपको बहुत सारी सामग्री भविष्य की, आपको जॉब से संबंधित, आपको किस स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहिए, इससे संबंधित ये इस पोस्ट पर भविष्य में हम लिखेंगे, जिससे आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। कौन कौन सी परीक्षाएं आप दे सकते हैं, किन किन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, क्या योग्यता है, ये भी हम सब भविष्य में इस ब्लॉग पर लिखा करेंगे, उससे आपको मिलेगा। लिहाजा इसको आप फ्यूचर में भी सेव करके रख लें, और ये चैनल की लिंक दी हुई है, जैसा आप उसे समझें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।